सर्वप्रथम आप सभी को नमस्कार। मंच पे विराजमान आज के चेयरपर्सन प्रोफेसर संजीत सर और को चेयरपर्सन डॉक्टर थुक्कन नेगी सर और यहाँ उपस्थित सभी प्राध्यापकगण और शोधार्थी और प्रतिभागी साथियों, मैं दीप कुमार हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग का शोधार्थी हूँ और मैं आपके समक्ष एक शोध पत्र प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो कि मैंने और मेरे सुपरवाइज़र डॉक्टर जगदीश प्रसाद सर जी ने मिलकर तैयार किया है। मेरा जो शोध पत्र है उसका शीर्षक जो है वो है सरदार पटेल पर हमले, भारतीय इतिहास का एक बीज समृद्ध प्रसंग। सरदार पटेल जिन्हें भारत के लौह पुरुष और भारत के एकीकरण के प्रमुख वास्तुकार के रूप में याद किया जाता है, राष्ट्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। फिर भी उनकी प्रतिष्ठा के बावजूद हिंसा और उन पर हत्या के कुछ प्रयास किए गए जो कि इतिहास के मुख्य धारा में नज़रअंदाज कर दिए गए। उन पर मुख्य रूप से 3 ऐसी घटनाएं और हमले किए गए जो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के शुरुआती वर्षों में भारत में मची उथल पुथल को उजागर करते हैं। सरदार पटेल पर पहला हमला 20 जनवरी 1939 को बड़ौदा यानी कि वर्तमान बड़ौदा में हुआ, जब प्रजामंडल आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक और रियासती अशांति पैदा कर दी। जब पटेल का जुलूस मांडवी पहुंचा तो कुछ कुख्यात तत्वों ने उन पर हमला कर दिया। इसके बाद दूसरा हमला 14 मई 1939 को हुआ, जब सरदार पटेल एक जुलूस में 5वें भावनगर राज्य प्रजामंडल सम्मेलन को संबोधित करने जा रहे थे। जब यह सम्मेलन खारगेट चौक पहुंचा तो उपद्रवी भीड़ ने उन पर हमला कर दिया। भीड़ में नगीना मस्जिद से धारदार हथियारों से आई और उन पर हमला कर दिया। और तीसरा हमला जो 14 सितंबर 1947 ईस्वी को किया गया, उस समय सरदार पटेल भारत के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में कार्यरत थे और यह हमला दिल्ली के दरियागंज में किया गया। पटेल की विरासत को मुख्य रूप से उनके प्रशासनिक कौशल, अदम्य दृढ़ संकल्प और 560 से अधिक रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करने के रूप में जाना जाता है। हालांकि स्मृति और यहाँ तक कि मुख्य धारा के ऐतिहासिक विमर्श में जिस बात को कम पहचाना जाता है वो यह है कि पटेल ने अपने समय में अन्य प्रमुख नेताओं की तरह राजनीतिक हिंसा के खतरे से वो भी अछूते नहीं रहे थे। कम से कम 3 अवसरों पर उनको अपनी उन पर जानलेवा हमला किए गए और उनसे उनको जूझना पड़ा था। आइए पटेल पे किए जाने वाले हमलों के बारे में थोड़ा उस समय की पृष्ठभूमि के बारे में जान लेते हैं। पटेल पर हुए हमलों को समझने के लिए उस समय के उत्तर औपनिवेशिक भारत के व्यापक संदर्भ में देखना जरूरी है। 1930 के दशक में जहां एक तरफ राष्ट्रवादी आंदोलन व्यापक रूप ले रहा था, वहीं दूसरी तरफ सांप्रदायिक विभाजन की मांगे की जा रही थी। इसी बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और रियासतों के बीच भी तनाव बढ़ रहे थे। इस दौरान पटेल एक मुख्य नेता के रूप में उभरकर सामने आ रहे थे, खासकर बारडोली सत्याग्रह जो कि 1928 में हुआ। उसके बाद जिसमें कि सरदार पटेल को सरदार की उपाधि मिली, उसके बाद वो कांग्रेस के एक प्रमुख नेता के रूप में उभरकर सामने आ रहे थे। उनको अक्सर रियासतों पर कांग्रेस का प्रभाव बढ़ाने और सुधार का विरोध करने वाले स्थानीय शासकों का सामना करने का कार्य सौंपा गया था, जो कि पटेल जी ने बखूबी निभाया था। प्रजामंडल आंदोलनों, राष्ट्रीय रियासतों में अधिकारों की मांग करने वाले किसान और नागरिक आंदोलनों के उदय ने पटेल को अक्सर जड़ जमाए हुए कुलीनों सांप्रदायिक समूहों के साथ सीधे टकराव में खड़ा कर दिया था, जो कि कांग्रेस की बढ़ती हुई रियासती पहुंच को लेकर और सांप्रदायिक समूहों के बीच एक संघर्ष के रूप में नजर आता है। पहला हमला बड़ौदा हमला 1939। सरदार पटेल पर पहला महत्वपूर्ण हमला 20 जनवरी 1939 को बड़ौदा में हुआ, जब वे स्थानीय प्रजामंडल आंदोलन में शामिल होने जा रहे थे। पटेल को एक विशाल सभा को संबोधित करना था और जिसके लिए वो वहाँ उपस्थित हुए थे। ऐसे में रूढ़िवादी सांप्रदायिक ताकतों को, जिनको कि पटेल के विचार से बेचैनी पैदा हुई, उन्होंने उन पर हमला करने के लिए प्रयास किए। सरदार पटेल 1921 में गुजरात प्रांतीय समिति के अध्यक्ष बन गए थे और बड़ौदा राज्य में
राष्ट्रीय गतिविधि को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे थे। वहाँ का महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय यद्यपि ब्रिटिश समर्थक था, परंतु पटेल के साथ उनके अच्छे संबंध थे। परंतु उनके बीमार हो जाने के बाद प्रताप सिंह राव गायकवाड़ जो उनके उत्तराधिकारी बने, वो पटेल के विचारों से सहमत नहीं थे। उन्होंने पटेल का विरोध करना शुरू किया। ऐसे में प्रजामंडल आंदोलन शुरू हुआ और 20 जनवरी 1939 को पटेल बड़ौदा आ रहे थे। हर तरफ उत्साह का माहौल था। बड़ौदा कॉलेज के छात्रों ने पटेल को धन इकट्ठा करके एक पर्स भेंट देने की निर्णय लिया, लेकिन कॉलेज के प्रिंसिपल ने उनको धन इकट्ठा करने और उनसे भेंट देने से रोक दिया। जब सरदार पटेल, गोपाल दास मरीदुल्ला भाई, साराभाई, महादेव देसाई के साथ शाम 5 बजे रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो सरदार जय की जय हो के नारे चारों तरफ से गूंज रहे थे। ऐसे में जब उनका जुलूस मांडवी पहुंच रहा था तो कुछ कुख्यात तत्वों ने उन पर काले झंडे लहराए और सरदार वापस जाओ के नारों के साथ पथराव करना शुरू कर दिया। ऐसे में पटेल जिस जीप पे सवार थे वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और कुख्यात तत्वों ने लगभग, जिसमें 200 युवक शामिल थे, उन्होंने कांग्रेस के स्वागत वाले बैनर और पटेल के स्वागत वाले बैनरों को जला दिया। पटेल जिस मंच से सभा को संबोधित करने वाले थे उसको भी पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। पुलिस पूरी तरह से निष्क्रिय रही और तब जाके दूसरे दिन वहाँ पे शहर को सेना के हवाले कर दिया गया। दंगे 21 और 22 जनवरी को भी लगातार चलते रहे। हालांकि सार्वजनिक स्मृति की मुख्य धारा में ऐसे ऐतिहासिक विमर्श जिस पर कम जोर दिया गया है पटेल को अपने समय में अन्य प्रमुख नेताओं की तरह हिंसा के खतरों के बारे में वर्णन नहीं मिलता है। कम से कम 3 अवसरों पर उन पर ऐसे जानलेवा हमले किए गए थे। दूसरा हमला जो कि भावनगर की घटना है। भावनगर सौराष्ट्र का एक अन्य रियासत का एक भाग था जिसमें पटेल को वहाँ पर स्थानीय प्रजामंडल का समर्थन करने और यहाँ पर एक भाषण और अध्यक्षता करने का जिम्मेवारी सौंपा गया था। भावनगर हमले में जब पटेल सभा को संबोधित कर रहे थे तभी हिंसक भीड़ उठी और उन्होंने उन पर शारीरिक हमले का निशाना बनाया। वास्तव में भावनगर राज्य परिषद का 5वां अधिवेशन 14-15 मई 1939 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में भावनगर में आयोजित होना था। सरदार पटेल इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए हवाई मार्ग से वहां 14 मई को पहुंचे और एक खुली जीप में एक भव्य जुलूस निकाला। जुलूस जब खारगेट चौक पहुंचा तो नगीना मस्जिद में छिपे 57 लोगों ने उन पर धारदार चाकू और तलवारों से हमला कर दिया, जिससे कि उनके दो साथियों ने, जिसमें कि बच्चू भाई पटेल और जादव भाई मोदी ने पटेल के चारों तरफ अपनी एक दीवार बनाई जिसमें उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तीसरा हमला दिल्ली के दरियागंज में हुआ जो कि स्वतंत्र भारत में 15 मई 1947 को उस समय हुआ जब पटेल दिल्ली के दरियागंज के फैज रोड पर स्थित थे। 2 युवकों ने उन पर हमला किया और उन युवकों ने हमला इसलिए किया क्योंकि वे पटेल के एकीकरण के नीति के प्रति द्वेष उनके मन में था, इसलिए उन्होंने उन पर हमला किया। अब मैं निष्कर्ष की तरफ आना चाहूँगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की कहानी को उनके द्वारा झेले गए जोखिमों, उनके द्वारा झेले गए हमलों को स्वीकार किए बिना हम उनकी कहानी को पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं। बड़ौदा का हमला, भावनगर का हमला, गृह मंत्री के रूप में उन पर हमला इस बात का संकेत करता है कि उनको अपने जीवन में हमेशा हिंसा और हिंसात्मक प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था। इन प्रसंगों के पुनर्निर्माण कर इस शोध पत्र में उन्हें ऐतिहासिक स्मृति में पुनर्स्थापित करने का उद्देश्य है और ऐसे बलिदानों को उजागर करने का प्रयास किया गया है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी।